वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइट। मेरे साथ आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटिक्स का कल चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जिसमें हमने पॉलिटिकल कंटेस्टेशन एंड आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट कर लिए थे। उड़ीसा का एग्जाम्पल करा था। उसके बाद अगर आप मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हमने लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, द सोशलिस्ट मॉडल एंड लास्ट में हमने फिर मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लानिंग होती क्या है, आप किसी भी वर्क को करने के लिए पहले प्लानिंग करते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप प्लान करते हैं। तो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग रेफर्स टू एनी अटेम्प्ट टू अचीव अ गोल। आपके जो भी गोल्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आप जो प्लानिंग करते हैं वही प्लानिंग होती है। यहाँ पे जो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा मेन गोल ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, वो भी सोशल जस्टिस के साथ। अब जैसे यहाँ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें प्लानिंग करते टाइम कंट्री के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका देखना पड़ेगा कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल को अचीव कर सके। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करेगी। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर आप जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि असेसमेंट ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। ठीक है, आप रिसोर्सेज को देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी इनकम है, नेचुरल रिसोर्सेज कितना है, पैसा कंट्री के पास कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने गोल बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद रिसोर्सेज जब देख लेंगे उसके बाद हम अपने प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे। ओके, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाएंगे। और प्लानिंग बनाते टाइम हम अपनी प्रायोरिटीज़ का भी ध्यान रखेंगे टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रही है या इंडस्ट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रही है या एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रही है। तो वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि इतना जो है एग्रीकल्चर पे खर्च किया जाएगा, इतना इंडस्ट्री पे, इतना एजुकेशन पे, इतना हेल्थ पे, तो उसके बाद हम प्रायोरिटीज़ देखते हैं। एंड लास्ट जब हम हमारा जो वो टाइम पीरियड जो होता है प्लानिंग का कि हमने 1 ईयर का टारगेट बनाया, 2 ईयर का, 3 ईयर का, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इवेलुएट करेंगे ना कि हमने जो अपने गोल्स को बनाने के लिए जो प्लानिंग करी थी क्या रियल में हम उसे अचीव कर पाए हैं, और जहां अचीव नहीं कर पाए उसके पीछे क्या रीज़न थे, क्या कमियां थी, जिसको हम नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट प्लानिंग में उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज प्लानिंग। और यहाँ पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की बात कर रहे हैं। चलो, एनसीईआरटी क्या कहती है कि डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट एक्टर्स, दैट देयर वाज द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिजाइन और प्लान फॉर डेवलपमेंट। कल हमने जितने भी मॉडल्स पढ़े, लेकिन बार बार एक बात रिपीट हो रही है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन लीडर्स का जो झुकाव था वो किसकी तरफ था? सोशलिज्म पैटर्न की तरफ था। क्योंकि हमें पता था हमें अभी अभी फ्रीडम मिली है और एकदम से हम अगर प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे तो हमारा जो इंडिया एक बिल्कुल उस टाइम गरीब देश था, उसके वहाँ पे लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात से सब अग्री थे कि हमें सोशलिज्म पैटर्न को फॉलो करना है। इसके पीछे भी बहुत रीजन थे। इन 1929 अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस कॉल्ड द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन इन द वर्ल्ड। आप सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। उसके पीछे रीज़न क्या था? अमेरिका की जो शेयर मार्केट थी, वॉल स्ट्रीट में शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई थी, क्रैश हो गई थी, जिससे इनकम बिल्कुल डाउन हो गई, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और ये जो ग्रेट डिप्रेशन था ये 1929 से 1939 तक चला, और इसका इफेक्ट सिर्फ यूएसए पे नहीं पड़ा था। अगर वहाँ की शेयर मार्केट क्रैश हुई तो इसका इफेक्ट कंप्लीट यूरोप पर भी पड़ा था। ठीक है, और पॉवर्टी बढ़ गई, स्टार्वेशन बढ़ गया, और ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ी। बट वहीं पर यूएसएसआर पर इस ग्रेट डिप्रेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और वो ग्रेट डिप्रेशन से बचा रहा। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये उसके 5 ईयर प्लान से पॉसिबल हुआ जो स्टालिन ने 1928 में पूरे वर्ल्ड में, अगर हम कहें कि फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान बनाया गया था अंडर द
सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब उसका कंट्रोल रहेगा, ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और हर चीज़ के लिए प्लानिंग करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी इस बात से इंस्पायर था कि 5 ईयर प्लान बना के और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के साथ यूएसएसआर ग्रेट डिप्रेशन से बचा रहा। तो हम भी इंडिपेंडेंस के बाद यूएसएसआर की सोशलिज्म पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। और यही रीज़न था कि हम लोग इंस्पायर थे यूएसएसआर के सोशलिज्म पैटर्न से। एंड बाय 1931 द डिप्रेशन बिगेन टू अफेक्ट द होल ऑफ यूरोप एंड ऑल्सो अमेरिका, ये मैंने आपको बता दिया। एंड द आइडिया ऑफ प्लानिंग एंड स्टेट्स रोल इन इकोनॉमिक रिकवरी वॉज नाउ जनरली एक्सेप्टेड। और यूएसएसआर से इंस्पायर होके अब ये सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि स्टेट कंट्रोल के साथ ही हमें देश का विकास करना है। द वर्किंग क्लासेस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वर इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट द सोवियत यूनियन रिमेन प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक डिप्रेशन, अभी बताया मैंने। एंड दस द प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट अ सडन इन्वेंशन। अब समझ में आया? ऐसा तो नहीं कि इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में हमने एकदम से कह दिया कि हाँ हम 5 ईयर प्लान बनाएंगे। उसके पीछे रीज़न यही था कि हम यूएसएसआर के सोशलिज्म पैटर्न से बहुत इंस्पायर थे और किस तरीके से 5 ईयर प्लान बना के अगेन एंड अगेन यूएसएसआर ने कितनी तेज़ी से तरक्की करी। वो बात अलग है कि एक टाइम के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डाउन होती चली गई और फाइनली 1991 में कोलैप्स हो गया। बट अभी हमें उस बात पे ध्यान नहीं देना है। उस टाइम जो सिचुएशन थी और इंडिया भी अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी तो उसके लिए सोशलिज्म पैटर्न गुड था। एंड मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आर एवर्स टू आइडियाज ऑफ प्लानिंग। दे सीक एन ओपन इकोनॉमी विदाउट एनी स्टेट कंट्रोल इन द फ्लो ऑफ कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल हो। A section of the big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country and it was called the Bombay Plan. Very very important। और इसी बात को लेकर हमारे देश के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो साथ में मिले 1944 में और एक जॉइंट प्रपोजल उन्होंने सेट किया प्लान्ड इकोनॉमी का और जिसको क्या कहा गया? बॉम्बे प्लान। 2 मार्क्स का चैप्टर है आपका। वैसे तो नीति आयोग अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट कई बार बॉम्बे प्लान से भी अलग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। एंड इट डिवाइडेड इंडस्ट्रीज इनटू 2 कैटेगरीज। इंडस्ट्रीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, द बेसिक इंडस्ट्रीज एंड कंजप्शन गुड्स इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज जिसपे किसका कंट्रोल रहेगा? स्टेट का कंट्रोल रहेगा, ओके। और बाकी सेक्टर्स प्राइवेट हैंड्स में रहेंगे। अगर हम हैवी इंडस्ट्रीज की बात करें, बेसिक इंडस्ट्रीज की बात करें, मैंने कल भी बताया था रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, हैवी इंडस्ट्रीज होगी, स्टील प्लांट, कोल माइनिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्या है? ये सब बेसिक इंडस्ट्रीज हैं जिन पे स्टेट कंट्रोल जरूरी था। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after independence. कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। लेफ्ट टू राइट मतलब इतनी सारे लीडर्स, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी के फॉलोवर हैं, किसी भी पार्टी के लीडर हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो या जो लिबरल के फॉलोवर हैं, कैपिटलिज्म के फॉलोवर हैं, इस बात से सब अग्री थे कि डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। एंड सून आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट द प्लानिंग कमीशन केम इनटू बीइंग एंड द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप इन 1950। याद रखेंगे सब। एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज इट्स चेयरपर्सन। और प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन होती हैं? हमारे पीएम। जैसे नीति आयोग के हेड अभी कौन है? पीएम। वो हमेशा वही रहेंगे। प्लानिंग कमीशन को ही चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है और नीति आयोग डिटेल में करेंगे इन टॉपिक्स के बाद। एंड इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग व्हाट पाथ एंड स्ट्रेटेजी इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। एक एडवाइजरी बॉडी है प्लानिंग कमीशन जो एडवाइज करती है और सेंट्रल मशीनरी है कि क्या पाथ हमें डिसाइड करना है और क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर हो गया इतना? प्लानिंग और प्लानिंग कमीशन। चलो अब हमने प्लानिंग कमीशन तो बना लिया 1950 में। अर्ली इनिशिएटिव्स हमारे क्या थे? एज इन द बिल्कुल यूएसएसआर के फॉलो किया हमने उसकी पॉलिसी को। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान। हमने भी बिल्कुल यूएसएसआर की तरह 5 ईयर प्लान बनाया क्योंकि फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? यूएसएसआर ने। कब बनाया था? 1928 में। देखो इसने 1928 में 5 ईयर प्लान बनाया। ग्रेट डिप्रेशन कब आया?
1929 और यूएसएसआर इससे बच गया, इसलिए तो अदर कंट्रीज भी उसके सोशलिज्म पैटर्न से इंस्पायर थी। एंड द आइडिया इज वेरी सिंपल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट दैट हैज अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। कोई भी आप प्लानिंग करेंगे, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या कितनी इनकम है, कहाँ पे कितना खर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे। एंड अकॉर्डिंगली द बजट ऑफ द सेंट्रल and all the state government is divided into 2 parts. बजट को 2 parts में डिवाइड किया गया, नॉन प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स ऑन अ ईयरली बेसिस एंड प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन अ 5-year बेसिस एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान। एक प्लान और एक नॉन प्लान। जैसे हम घर की बात करें, घर में हमारे जो प्लान बजट की बात करें तो हमें पता है हमें स्कूल की फ़ीस भरनी है, हमें दूध वाले को पैसे देने हैं, ट्यूशन की फ़ीस भरनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। ये सब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो मंथली हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल प्लान है, हमें पता है कि बिल्कुल प्लान है कि पहले से ही हमारा इतना 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 यहाँ पे खर्च होगा। और नॉन प्लान में कैसे आएंगे, अगर घर में कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो वो नॉन प्लान है। अगर कोई फंक्शन हो गया, कोई मैरिज फंक्शन हो गया, कोई अदर फंक्शन हो गया, अचानक से कोई गेस्ट आ गए, तो ये क्या है, ये नॉन प्लान बजट है। तो इसी तरीके से कंट्री के भी प्लान और नॉन प्लान बजट बनाए गए, ठीक है। कि प्लान बजट जैसे हमें एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ठीक है, रेलवेज पे और रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें इतने इतने खर्च करने हैं। और नॉन प्लान की बात आ गई, नॉन प्लान में अगर कहीं पे कोई डिजास्टर हो गया, ठीक है, और नेचुरल डिजास्टर कहीं आ जाता है या कोविड जैसी सिचुएशन जब आ गई, तो ये क्या है, ये नॉन प्लान बजट में आएगा। गॉट इट? चल। एंड द फर्स्ट 5-year plan document released in December 1951. The second 5-year plan in 1956, third 5-year plan in 1961 and fourth 5-year plan in 1966. क्या fourth 5-year plan रियल में 5 year का था? No. ये सक्सेस नहीं हो पाया और हमने करा भी नहीं 5 year, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं अच्छी थी? 1962 में चाइना ने अटैक करा हम पे, 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई हमारी, जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर के फूड की शॉर्टेज हो गई थी, तो उस पर फोकस करना था कि हमें अपने फूड की इंडिपेंडेंसी को बढ़ाना है, हमें दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना है। तो इस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी नहीं थी जब हम फोर्थ 5-year प्लान बनाना था, तो हमने इसको 1 year प्लान, एनुअल प्लान बनाया। जैसे 66 से 67 का 1 year प्लान बनाया, 67 से 68 का 1 year प्लान बनाया और 68 से 69 का 1 year के हमने एनुअल प्लान बनाए। इसे ही प्लान हॉलीडे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि पॉसिबल नहीं था, हमारे पास रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं थे कि हम 5-year प्लान बना सकें। ओके, एंड बाय दिस टाइम द नोवेल्टी ऑफ प्लानिंग हैड डिक्लाइंड कंसिडरेबली एंड मोर ओवर इंडिया वॉज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे। वो बात अलग है कि उसके बाद फिर से हमने 5 year के प्लान बनाना शुरू कर दिया और उन पर काम भी किया गया। चलो, उसके बाद अब हम करते हैं द फर्स्ट 5-year प्लान। फर्स्ट 5-year प्लान में एग्रीकल्चर को फोकस किया गया, सेकंड 5-year प्लान में इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया। द प्लान डॉक्यूमेंट इंटेंडेड टू ब्रिंग द कंट्री आउट ऑफ द एंडलेस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है कि हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है। और के एन राज involved in drafting the plan was of the opinion that India should not be in a hurry to have rapid economic development because that could endanger democratic processes. के एन राज, जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया फर्स्ट 5-year प्लान में, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि हमें ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट एकदम से नहीं करना है, क्योंकि अभी अभी हमें फ्रीडम मिली है, इकोनॉमिकली अभी हम बहुत ज़्यादा वीक हैं और ये हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए डेंजर हो सकता है। इसलिए धीरे 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 अभी हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, जो हमारे समाज के वीकर सेक्शन है उनके लिए काम करना है। एंड द साइज ऑफ दिस प्लान वॉज कंपैरेटिवली स्मॉलर एंड इट्स एम वॉज टू रिमूव द इम्बैलेंसेस क्रिएटेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जो हमें समाज में क्या लानी है, इक्वालिटी, हमें क्या करना है, सोशल जस्टिस। तभी तो जमींदारी एबॉलिशन किया गया, जो जमींदारी सिस्टम था उसको एबॉलिश किया गया और उनसे ज़मीनों को लेके किसको दोबारा से दिया, किसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया, फार्मर्स को, और उनको रियल ओनर बनाया गया। एंड एग्रीकल्चर वॉज द हाइएस्ट प्रायोरिटी फॉर द फर्स्ट 5-year प्लान। ठीक है, फूड ग्रेन्स में हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान दैट द मेगा डैम प्रोजेक्ट सच एज पाकरा नागल डैम, हीराकुंड डैम वर अंडरटेकन एंड ओनली द यूनियन गवर्नमेंट वॉज एबल टू अंडरटेक सच ह्यूज प्रोजेक्ट्स। ओके,
एंड इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। लैंड रिफॉर्म्स पे काम किया, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया, मेड फार्मर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड द प्लान एम्ड एट इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम सो दैट मोर मनी कुड बी इन्वेस्टेड इन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हमें अपनी इनकम को इंक्रीज करना है और हम डेवलपमेंट प्रोग्राम में तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्लियर? चल, उसके बाद मतलब कुल मिला के फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को फोकस किया गया, बड़े बड़े डैम बनाए गए, और मेन फोकस क्या था कि हमें फूड ग्रेन्स में इंडिपेंडेंस होना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है, इक्वालिटी लेके आनी है, और पार्टीशन के थ्रू जो इम्बैलेंस हो गया था, क्योंकि काफ़ी सारी जो अच्छी ज़मीन थी, जो ज़्यादा फर्टाइल वाली लैंड थी, वो पाकिस्तान वाले एरिया में चली गई। ठीक है, तो अब हमें दोबारा से अपने आप को फूड ग्रेन्स में इंडिपेंडेंट बनाना था। चल, अब आगे करते हैं हम सेकेंड 5 ईयर प्लान, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों? या तो ऐसे आए या ऐसे, क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस किया गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने पे फोकस किया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वॉज टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडियन एंड फॉरेन इकोनॉमिस्ट अंडर द जनरल गाइडेंस ऑफ PC महलनोबिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आप ये नाम याद रखेंगे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो बना था वो किसके गाइडेंस के अंडर बना था? PC महलनोबिस। एंड इट्स मेन एम्स, MCQ में आ सकता है, इट्स मेन एम्स वर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक and heavy industries such as iron, steel, chemical, cement, electricity, railways, transport, communication, etc. And the government pursued a policy of protection. It helped domestic industries by putting large taxes on imported goods. प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया हमारी गवर्नमेंट ने। इट मीन्स बाहर से जो सामान हमारी कंट्री में इंपोर्ट होके आ रहा है उस पर क्या लगाए जाएंगे? हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए जाएंगे। उससे क्या होगा कि वो जो बाहर से हमारे यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं वो रुक जाएंगे या कम मात्रा में आने शुरू हो जाएंगे, और जिससे हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, उनका कंपटीशन कम हो जाएगा और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल सप्लाई ज़्यादा होगी। क्लियर? और इससे हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। एंड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन हैविंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। और इंडियाज के डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरी था, क्योंकि इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा लगेंगी उतना ही हमारी कंट्री मॉडर्नाइजेशन होगी, मॉडर्नाइज होगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश की इनकम इंक्रीज होगी, GDP बढ़ेगा। बट दिस स्ट्रेटेजी हैड सम मेजर वीकनेस। बट क्या इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं थे? बिल्कुल थे। अब आप इंडस्ट्री की बात करो, लेकिन बड़ी बड़ी मशीनें और बड़ी टेक्नोलॉजी आप कहाँ से लोगे? दूसरे देशों से ही तो लोगे, फ्री में तो कोई देगा भी नहीं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स की ज़रूरत है। वो आप किससे लोगे? अदर कंट्रीज से बाय करोगे। अदर कंट्री से बाय करोगे तो ऐसे तो देंगे नहीं वो हमें फ्री में, हमारे देश का पैसा फिर उस देश में जाएगा। एंड वी हैड टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अदर नेशन। तो ये एक वीकनेस थी। एंड सेकेंडली, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतनी इनकम सोर्स नहीं थे। एंड द नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एडवर्सली अफेक्ट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। और सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया, इंडस्ट्री पे फोकस कर दिया, जिससे जो हमारे फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी थी वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई होप कि आज के टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या करा हमने प्लानिंग करा, फिर प्लानिंग कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें ग्रेट डिप्रेशन के 1-2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद किस तरीके से इंडिया ने इनिशिएटिव लिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान का इन 1951, और फिर जिसमें एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, और सेकेंड 5 ईयर प्लान जिसमें इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। आई होप कि आज के टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।